नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें, इन दिनों राजनीति में जो कुछ भी चल रहा है वो काफी चर्चे का विषय बन जा रहा है। इस बीच कभी जीतन राम मांझी तो कभी केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, यानी दोनों केंद्रीय मंत्रियों को लेकर ये बातें खुलकर सामने आई थी कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं। और हो सकता है कि चिराग पासवान का जैसे इन दिनों काफी चर्चे में रहे, इसलिए क्योंकि चिराग पासवान तमाम मुद्दों पर चुप्पी साध बैठे, तो वहीं उनके चाचा यानी पशुपति पारस अपना रंगदार और कहा जाए सबसे जज्बे के साथ दलितों के साथ डटे रहे मिले। इस बीच सवालें तब से उठने लगी जब 15 जनवरी को उनके कार्यालय पर आरजेडी के सुप्रीमो और कहा जाए राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का आगमन हुआ। इसके बाद से जीतन राम मांझी ने सीट की मांगे की, जिसके बाद से राजनीति में ये और ज्यादा तेज हो गया कि कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी नाराज चल रहे एनडीए से। लेकिन इस बीच जीतन राम मांझी न सिर्फ अपनी बातों को स्पष्ट किए, बल्कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान क्या कुछ कर रहे हैं और एनडीए में क्या कुछ चल रहा है, ये तमाम मुद्दों पर आज हम बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ मेरे दोनों सहयोगी सितेश और राहुल मौजूद है। तो सबसे पहले हम राहुल से बात करते हैं। राहुल, जिस तरह से जीतन राम मांझी इन दिनों चर्चे में रहे, यानी कि सीट बंटवारे को लेकर अभी से ही बिहार की राजनीति में बड़ी बड़ी बातें होने लगी है और ये दावे होने लगे हैं कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन इस बीच जीतन राम मांझी के बयान बता रहे हैं कि एनडीए में भी सब कुछ ठीक है और जो बातें खुलकर सामने आ रही है कि दलितों के नेता नहीं है, वो भी सब कुछ ठीक है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कुछ दिन पहले जीतन राम मांझी मोदी जी पे बयान दे रहे थे कि लग रहा है ऐसा कि हमको कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ेगा, मेरा औकात नहीं समझा गया, बहुत तरह की बातें कर रहे थे। लेकिन फिर वही अपने जुबान से पलट जाना, अपने जुबान से पलट जाने का मतलब है कि कहीं हाई कमान से उनको बोला गया कि देखिए आपकी बातों पे डिस्कस की जाएगी, आपकी जो मांगे हैं वो बैठ के सुलझा लिया जाएगा। इस तरह के अभी अनर्गल जो बयान दे रहे हैं उससे एक गलत प्रभाव पड़ रहा है और साथ में विपक्ष इसका फायदा भी उठा रही है। बिल्कुल। अब बात रही कि दलितों के नेता, देखिए मैम, बिहार में अगर पूर्ण रूप से देखिए तो अगर दलित की बात आती तो 3-4 पार्टियां मुख्य रूप से बाहर आती। काफी उनका चेहरा काफी पहले। हाँ, एक चिराग पासवान जी का, दूसरा जीतन राम मांझी जी का, अब तीसरा में पशुपति पारस जी हो गए। अगर ऐसे कि ये बिहार में अगर दलितों की बात होती है तो सबसे पहले सब कहते हैं चलो चिराग को याद करो, तो कोई जीतन राम मांझी को याद करता है, कोई पारस जी को याद करता है। देखिए, सब समाज के लोग और मान लीजिए दलित समाज के भी लोग सारे पार्टी में भरे हुए हैं, लेकिन मुख्य रूप से 2-3 को पार्टियां कहा जाता है। लेकिन हर एक दलित समाज को लोग हर एक पार्टी में, आप चाहे जदयू देख लीजिए, जन स्वराज देख लीजिए, बीजेपी देख लीजिए, राजद देख लीजिए, सब में भरे हुए हैं। अब बात रही चिराग पासवान जी का, जो कुछ दिन पहले वो भी खुश नहीं चल रहे थे, लेकिन अब सीधा साफ तौर से हम ये कह सकते हैं कि हाई कमान से एक प्रेशर मिल गया कि जो भी आपका आपसी कॉम्बिनेशन है सीट बंटवारे को लेकर वो बैठ के सुलझा लिया जाएगा। आप इस तरह से बयान दे रहे हैं, इसका फायदा तो विपक्ष उठा ही रहा है, साथ में मीडिया भी तरह तरह के सवालें कर रही है, इसलिए आप थोड़ा रुक जाइए। फिर सुन रहे हैं कि मोदी जी के अमित शाह 24 फरवरी को पटना आने वाले हैं, बिहार आने वाले हैं, तो तब तक के लिए आप शायद आपको लगेगा कि अभी आप 24 फरवरी तक किसी भी नेता का आप अनर्गल बयान एनडीए घटक दल में नहीं देख सकते हैं। सितेश जी, जीतन राम मांझी के अचानक से बयान बदल जाते हैं और जो कि फरियाने का कार्य की बातें कर रहे थे, वो अचानक से अब आपसी संबंध और मिलावट की बातें करने लगे। क्या लगता है आपको, किसका हाथ हो सकता है आखिरकार जीतन राम मांझी के बयानों में इतने बड़े बदलाव को लेकर? देखिए, सबसे पहली बात, अगर बयानें पहले विपक्ष में चली अब पक्ष में चल रही हैं तो इससे तो साफ जाहिर होता है कि सब कुछ ठीक नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से जीतन राम मांझी ने कहा 40 सीटों को लेकर उन्होंने पहले दावेदारी पेश किया, बाद में वो सफाई दी। अब रही बात, अब आता है कि दलितों के नेता कौन हैं, राहुल जी का सवाल था। तो ये जो चारों चेहरे हैं, चिराग पासवान कहा जाए, पशुपति पारस कहा जाए, जीतन राम मांझी कहा जाए, भाकपा माले की पार्टी कहा जाए, ये सब खुद को तो दावेदारी पेश करते हैं कि हम दलितों की पार्टी हैं और दलितों के नेता हैं। लेकिन जब दलितों की हक की बात होती है, दलितों की न्याय की बात होती है, तो ये मौन क्यों रहते हैं? सबसे बड़ा सवाल है, क्या ये उन्हें वोट बैंक के लिए साधते हैं या फिर उन्हें बस अपना इस्तेमाल करके बस छोड़ देना जानते हैं? अब दूसरी बात आते हैं कि इन्होंने कहा कि अभी ये सारी पार्टियां चुप क्यों हैं, एनडीए में जो चीज़ें चल रही हैं पीएम मोदी या फिर अमित शाह के आने तक ये शांत रहेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है राहुल, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी पार्टी जो अभी है जेडीयू है, ठीक है। जेडीयू के साथ जो गठबंधन है भाजपा का, वो अहम माना जाता है, क्योंकि जेडीयू और बीजेपी मिलके ही मान के चलिए कि बिहार में सरकार चला रही है। बाकी जो अन्य पार्टियां हैं उनकी थोड़ी बहुत सीटें हैं। तो इस चीज़ से देखिए कि अगर जेडीयू इनके साथ है
तो कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ता है इनके रहने ना रहने से। अब बात आते हैं चिराग पासवान की। चिराग पासवान का खुद ही स्टेटमेंट है, आप ही कहते हैं, चाहे पूरी मीडिया में ये रिकॉर्ड है कि चिराग पासवान का खुद ही एक स्टेटमेंट है कि एक जिला एक सीट। बिहार में ऐसा होने से रहा नहीं, क्योंकि 243 सीटें हैं और 38 जिले हैं। तो आपको नहीं लगता कि चिराग पासवान को 38 दे दिया जाएगा तो जीतनराम मांझी को क्या मिलेगा? बिल्कुल। जेडीयू इतनी बड़ी पार्टी है तो नीतीश कुमार मान जाएंगे 100 सीटों में, 70 सीटों में? नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे। और भाजपा की अभी वर्तमान लगभग 73 के आसपास सीटें हैं, तो क्या भाजपा लगता है कि नीतीश कुमार से कम सीट लेकर लड़ेगी चुनाव? तब चिराग पासवान कहाँ गए, जीतनराम मांझी कहाँ गए, बाकी जो पार्टियां अन्य दल है वो कहाँ गई? लेकिन सितेश जी, जिस तरह से जीतनराम मांझी कई सीटों की मांग करे, यानी 40 सीटें वो मांग कर रहे हैं, उसमें ये भी दावे करे कि 20 सीटों पर हम जीत हासिल करेंगे, 20 सीटें हम लेकर चलेंगे। लेकिन जिस तरह से जीतनराम मांझी के बयान इन बीच सामने आए थे कि हम फरियाद लेंगे सरकार से, हमारी मांगों को नहीं मांगा जा रहा है, और ये हम अपने लिए सीट नहीं बल्कि मैं उस काबिल हूँ, यानी कि काफी कॉन्फिडेंशियल वे में जीतनराम मांझी बोल रहे थे। लेकिन अचानक से अब जो बातें बोल रहे हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क आ गया है। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफें कर रहे हैं, बीजेपी के फैसले की तारीफें कर रहे हैं, एनडीए के फैसले की तारीफ कर रहे हैं। तो इसको क्या लगता है आपको? देखिए, उन्होंने ये भी आकलन कर लिया होगा, अगर वो अपनी बयान से अगर स्टेटमेंट बैक लेते हैं तो उन्होंने ये भी आकलन कर लिया होगा कि वर्तमान में बाकी विपक्षी पार्टियों की हालात क्या है। जी, वो तो बखूबी जानते हैं ना, एक अच्छे नेता हैं और बिहार की राजनीति में भली भांति वो परिचित हैं। तो उन्होंने ये भी देख लिया होगा ना कि अगर मान लीजिए कि अगर भाजपा छोड़ के एनडीए छोड़ के जाते हैं तो हमें कितनी सीटें मिल रही हैं, सीटें मिलने के बाद भी हम उसमें से लीड कितना कर पा रहे हैं। मुद्दा लीड करने का है, सीटों का नहीं है। क्योंकि देखिए, अल्पसंख्यकों के लिए अभी 70 सीटों का ऐलान जनसुराज ने भी कर दिया है, तो क्या 70 सीटें जनसुराज उनमें से निकाल पाएगी? नहीं। तो सीट मिलना मुश्किल नहीं है, सीट उतना ही मिले जितना निकाल लिया जाए। तो एनडीए जिन लोगों को जितनी सीटें दे रही है उनको उसी हिसाब से सीट दे रही है कि वो उसमें लीड कर पाए या नहीं कर पाए। जीतनराम मांझी जिस तरीके से कह रहे हैं कि हम 20 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, 20 सीट निकालने की बात कर रहे हैं, तो यानी उनको 40 सीट चाहिए। इसी बात से स्पष्टीकरण है कि 40 में से कम 20 पे तो हम जीत जाएंगे। लेकिन भाजपा को ये कतई मंजूर नहीं होगा। बिल्कुल। राहुल जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए सितेश जी, एक दो पॉइंट आप नोट करिएगा। आप बोल रहे थे कि दलितों की पार्टी के दौर पे सभी पार्टी कह रहे हैं कि हम दलितों की ही पार्टी। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, दलितों की पार्टी और पिछड़ों की पार्टी दोनों में अंतर होता है। दलित की पार्टी बोलते हैं एसटी एससी जैसे लोग जो पार्टी बनाते हैं उसको हम लोग दलितों की पार्टी कहते हैं, और पिछड़ों की पार्टी में ओबीसी के भी लोग आते हैं। तो जब दलितों की बात होती है तब ये 3-4 पार्टियां मुखर के सामने आती है। मांझी जी की हो गई, चाहे चिराग पासवान की हो गई, चाहे पारस जी की हो गई। अगर पिछड़ों की बात आती है तो उसमें आरजेडी भी आता है, जदयू भी आता है, बीजेपी भी आता है। अब सुनिए, आप बोले थे कि सबसे बड़ी पार्टी नीतीश जी की है। नहीं सितेश जी, सबसे बड़ी पार्टी नीतीश जी की नहीं है। आप बस अब सुनिए, हाँ, एनडीए की भी है, मैं ही बात कर रहा हूँ एनडीए की पार्टी में सबसे बड़ी पार्टी नीतीश जी का नहीं है। बड़ी पार्टी बीजेपी का है। पूछिए कैसे? पार्टी का अंदाजा विधायकों के तुलना से लगाया जाता है, और कहाँ 43 विधायक का कहाँ 89 विधायक अंतर होता है। अब समझिए, आप कह रहे थे कि मांझी जी कह रहे हैं, मांझी जी को आकलन होगा कि विपक्ष कितना पानी में होगा। विपक्ष का छोड़ दीजिए, विपक्ष का टेंशन तो पूरा एनडीए घटक दल लिए हुए है। आप विपक्ष की बात हटाइए, आप अपने घटक दल की बात करिए कि आपको कितना सीट आपके औकात के हिसाब से दिया जा रहा है। विपक्ष तो आपको पूरे एनडीए के 5 घटक दल से फरियाने के लिए तैयार है। आप पहले अपना 5 में ना क्लियर करिए कि आप कितना लेके विपक्ष से फरियाने जा रहे हैं। विपक्ष तो 243 पे अपना सीट क्या बोलते हैं प्रत्याशी उतार रहा है 243 पर। आप अपना 5 घटक दल मिलकर तय करिए कि कितना सीट ले कि हम फरियाएंगे 243 से। जी, और विपक्ष से। जब आपने कही राहुल जी की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है, मैं पूरे भारत की बात नहीं कर रहा था, केवल बिहार की बात कर रहा था। ये तो सभी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी, ये तो सभी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, और बिहार में भी जेडीयू की अपेक्षा उसकी दुगनी सीटें हैं, ये बात स्पष्ट है। और राहुल जी, नीतीश कुमार इन दिनों लोकसभा चुनाव के दौरान भी किंग मेकर के तौर पे उभरे थे, ये भी हम नहीं भूल सकते हैं। देखिए, आइए किंग मेकर का हम जवाब देते हैं। किंग मेकर की बात हो गई। किंग मेकर किसको कहते हैं? किंग मेकर होता है कि मतलब ऑल इन वन, मतलब मैं जो चाहा वही हुआ, मैं जो नहीं चाहा वो नहीं हुआ। बीजेपी के वन सेकेंड, बीजेपी के एनडीए गठबंधन की सीटें लोकसभा में कितनी है? 243। सरकार बनाने के लिए, केंद्र में सरकार बनाने के लिए सीट कितनी चाहिए? 272। इनके पास कितनी सीटें? नीतीश जी के पास 12। 243 में से 12 घटा दीजिए, क्या एनडीए की सरकार गिर जाएगी?
इसको मैम बोलते हैं किंग मेकर, और किंग मेकर का मतलब होता है ऑल इन वन, हम मुन्ना भैया जहाँ पे हाथ रखे वो क्षेत्र हमारा है। देखिए, अब सबसे बड़ी बात जो है ना राहुल जी, वो लोकसभा की बात नहीं है, अब विधानसभा की बात की जा रही है। लोकसभा में विधानसभा में दोनों में बहुत फर्क है। लोग राष्ट्रीय पार्टी को देख के वोट देते हैं, लेकिन यहाँ जब विधानसभा में देखिएगा तो क्षेत्रीय पार्टी को लोग देखकर वोट देते हैं। दोस्त, जब क्षेत्रीय पार्टी को देखकर लोग वोट देते हैं तब फिर राष्ट्रीय पार्टी क्षेत्र में इतना मजबूत कैसे बन के उभर गया? बात समझिए। अगर क्षेत्रीय पार्टी देख के ही लोग, बिहार के लोग वोट करते हैं तो पहला प्राथमिकता बनता है अपने क्षेत्र के पार्टी को वोट देना। तब फिर राष्ट्रीय पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन के कैसे उभर गई बिहार में? 79 को वो विधायक लेके बिहार में कायम है, तो बड़ी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी हुई या क्षेत्रीय पार्टी हुई? लोग को समझने का फेर है जी। देखिए, सब वो मुद्दा ये नहीं है, आप जो कह रहे हैं कि बड़ी राष्ट्रीय पार्टी यहाँ बड़ी पार्टी कैसे हुई, मुद्दा ये है कि जिन लोगों का अभी एनडीए में पेच फंस रहा है उनका सॉल्यूशन कैसे होगा। बात तो मुद्दा हमारी अभी सुनिए, ये नहीं है अब कि सॉल्यूशन की राष्ट्रीय बात है, पार्टी, सुनिए क्षेत्रीय सॉल्यूशन की पार्टी। बात है। मुद्दा आप समझिए अब पहले हम कहाँ है। मुद्दा हम समझिए, सॉल्यूशन की बात है। और रही बात, आपने एक सवाल किया था कि इन पांचों पार्टियों को सीट बंटवारा कैसे हो जाएगा। जो महागठबंधन में इतने लोग हैं उनका अगर मामला सॉल्व हो जाएगा तो क्या ये पांचों दलों का नहीं हो पाएगा एनडीए में? महागठबंधन से आपको कोई अभी तक प्रतिक्रिया उछल के बाहर आया है कि हम लालू जी से नाखुश है? प्रेजेंट की बात बताइए, प्रेजेंट की बात करिए, प्रेजेंट की। हाँ, आप ही बताइए, हाँ बताइए। यही महागठबंधन है जो इनका प्रधानमंत्री के लिए चेहरा भी नहीं हुआ था, पास्ट में जा रहे हैं, चेहरा भी नहीं हुआ था, तो मुख्यमंत्री के लिए कैसे चेहरा घोषित कर देंगे? बात कर रहे हैं 2024 कैसे चेहरा घोषित कर देंगे? भविष्य आप सोच रहे हैं 2025 की बात, हमसे कर रहे हैं 24 की। प्रधानमंत्री का बात खत्म हो गया। प्रधानमंत्री की सुनिए, प्रधानमंत्री का बात खत्म हो गया ना, चुनाव खत्म हो गया, लोकसभा का इलेक्शन भी खत्म हो गया। आने वाला चुनाव कौन है? आने वाला चुनाव बिहार विधानसभा। हम लोग डिस्कस बिहार विधानसभा और बिहार के मुख्यमंत्री पे करेंगे। प्रधानमंत्री पास्ट बीत गया, किसका कितना औकात था बिहार ने देख लिया, उस पर हम डिस्कस बंद करते हैं। हम प्रेजेंट की बात करते हैं। प्रेजेंट में तेजस्वी यादव कहाँ के हैं? बिहार के ही है ना, मैं उनकी ही बातें कह रहा हूँ ना। पास्ट की कह रहे हैं ना, हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। पास्ट प्रेजेंट में फर्क देख, जो बीत गया और जो आने वाला है, हम लोग युवा पीढ़ी है, आने वाले पे फोकस करते हैं। पास्ट की बात हटाइए, मैं अभी प्रेजेंट की और फ्यूचर की बात कर रहा हूं। आपने महागठबंधन के कोई नेता को देखा कि उन्होंने बोला कि मैं लालू यादव से खुश नहीं हूं, तेजस्वी यादव से खुश नहीं हूं? उन्होंने किसी ने बोला? नहीं बोला। आपके एनडीए घटक दल में किसने बोल दिया कि मैं एनडीए से खुश नहीं हूं? कोई बोला? चिराग, आपके चिराग भैया, सुनिए, आपके चिराग भैया, जीतनराम चाचा जी, मेरे चिराग भैया नहीं होते। देखिए राहुल सतेश, जैसा कि राहुल ने अभी बड़ा एग्जाम्पल दिया कि अभी राजद और महागठबंधन में इस तरह के बयान सामने नहीं आए हैं कि हमें इतनी सीटें चाहिए थी, लालू प्रसाद यादव हमें देने से कहीं ना कहीं पीछे हट रहे हैं। लेकिन वही बात किया जाए एनडीए के अंदर तो जीतनराम मांझी भी ये बातें कर दिए कि हम 40 सीटों की मांग कर रहे हैं, हमारी औकात और फरियाने की बातें की। यानी एनडीए के नेताओं के ही ये बयान साबित करते हैं कि कहीं ना कहीं एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। और फिर कुछ समय बाद जब कहीं ना कहीं हो सकता है कि एनडीए के तमाम घटक दलों के नेताएं उन्हें समझाने की, बहलाने की कोशिश किए, तो अब जीतनराम मांझी के बयान बदल गए। इस बीच पशुपति पारस का नाम चर्चा में है। ये भी बातें तक कह रहे हैं कि पशुपति पारस जी क्या है, कौन नहीं जानता है उनको, लेकिन वो अभी लालू प्रसाद यादव के चपेट में आए हैं। तो जाए देखते चले, इस तरह से जीतनराम मांझी के बयान सामने आए। यानी कि खुद एनडीए के नेता आपस में संबंधों को मजबूत नहीं बनाते हैं और एक दूसरे का विकल्ला करना शुरू करते हैं। लेकिन ये महागठबंधन से वर्तमान में ऐसी परिस्थिति और ऐसे बयान सामने नहीं आए हैं। हालांकि कब क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। बिहार की राजनीति में ऐसी बयानबाजियों का दौर तो चलता रहेगा। लेकिन इस बीच आपको बता दें, जीतनराम मांझी चिराग पासवान के समर्थन में डटकर बोल रहे हैं, तो वहीं पशुपति पारस को कहीं ना कहीं वो अकलाने की कोशिश भी करते नजर आए। इस बीच जीतनराम मांझी जो लगातार ये बातें कर रहे थे कि एनडीए से फरिया लेंगे और दूरिया की बात कर रहे थे, वही जीतनराम मांझी के अब बयान में प्रेम पूर्ण और नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चिराग पासवान जी के लिए काफी ज्यादा प्रेम दिख रहा है। अब देखने वाली बात हो जाएगी कि आगे चलकर इन दिनों और क्या कुछ होगा एनडीए के अंदर, देखना दिलचस्प रहेगा। तब तक के लिए बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।